गुड मॉर्निंग महावितरण बैच। चलो, सबको गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम पे देख रहे हो उस हिसाब से। ओके, चलो जस्ट मिनट, मेरा ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर मैं एक बार कंफर्म करा लेता हूँ। चलो ऑलराइट, ऑडियो वीडियो सब ठीक है। चलिए, तो इस महावितरण की लेक्चर सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोगों ने महावितरण की लेक्चर सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 1, जहां पे हम लोगों ने महावितरण की पोस्ट रिलेटेड जनरल टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम कब तक होना एक्सपेक्टेड है, कौन अप्लाई कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो उसके बाद जो कल के डेट में हमारा सेकंड लेक्चर आया था, उस लेक्चर में हम लोगों ने महावितरण की प्रोफेशनल टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है कि महावितरण प्रोफेशनल टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे, मतलब कौन कौन से टॉपिक आप लोग मतलब स्टडी करना एक्सपेक्ट है उन लोगों को, मतलब कहाँ से ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उसके ऊपर एक कंप्लीट हमारा लेक्चर कल की डेट में आया था। होप्स आप लोगों ने वो देखा होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की डेट में प्रॉमिस किया था कि मैं आज एक थर्ड लेक्चर लेकर आ जाऊंगा, जिस थर्ड लेक्चर के अंदर हम एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जहां पे आपको आइडिया होगा आज की डेट में टीसीएस और आईबीपीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो टीसीएस आईबीपीएस पैटर्न के हिसाब से ये पेपर किस तरीके से कंडक्ट होता है, या फिर मतलब इसका इन लोगों का पेपर पैटर्न क्या होता है, हम बेसिकली वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बेसिकली याद रखना, ये जो मैंने सेट बनाया है, यहाँ पे हम लोग इन टोटलिटी 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली हम 2 सेशंस के अंदर कवर करेंगे। ओके, ताकि कोई जल्दबाजी ना रहे। ओके, एंड डोंट वरी, आने वाले सेशन के अंदर हम एक ही सेशन के अंदर कंप्लीट 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और एक बात याद रखना, यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम करे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल ये तय मान सकते हो कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको टीसीएस हो या फिर आईबीपीएस हो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर जो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस 101% इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलो क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से आप लोग फोकस करना और सॉल्व करना। ओके, और हो सके तो क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना, है ना। वैसे तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप लोग पॉज करके पहले आप लोग मतलब पॉज करके पहले आप अपना खुद का एक आंसर टिक कर लेना, बाद में मैं जैसे आंसर बता दूंगा तो अब खुद आपका आंसर मेरे आंसर के साथ आप एक बार वेरीफाई भी कर लेना, ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही था या गलत था। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, which of the following which of the following expense is a capital in nature। ओके, मतलब यहाँ पे आप लोगों को ना लाइक एक्सपेंस 1, एक्सपेंस 2 एंड एक्सपेंस 3, आपको यहाँ पे 3 एक्सपेंसेस के टाइप दिए हुए हैं, या फिर यूं मान के चलना कि आपको यहाँ पे ना कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनसे रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। ओके, चलो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें इसके पहले मैं आपको एक थोड़ी आइडिया बता देता हूं कि एक्सपेंसेस को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक्सपेंसेस को बेटा हम कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जहां पे हम पहली कैटेगरी बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरी कैटेगरी होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरी कैटेगरी होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सी होती है तीसरी? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो नॉर्मली जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो नॉन रिकरिंग होते हैं। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग। शॉर्ट में बोलना है तो वन टाइम एक्सपेंडिचर को भी अपन क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, और सर जी फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब? देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है विच इज रिकरिंग इन द नेचर। जो क्या होता है? रिकरिंग इन द नेचर, मतलब ऐसा खर्चा जिसको हमें अगेन एंड अगेन वो खर्चा करने की जरूरत पड़ती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिकरिंग। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये खर्चा हमको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा, दैट इज अप टू 5 इयर्स। 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल तक का नॉर्मली ये एक्सपेंडिचर हम लोगों को फायदा देता है। ओके, अब मैं तीनों के आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के चलना कि अगर हम लोगों ने बिल्डिंग खरीदी है ना, तो वो बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग का खर्चा हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
हमने लैंड खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने गुडविल एक्वायर करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम लोगों ने पेटेंट एक्वायर किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। हम लोगों ने मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए खर्चा करा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, अब कुछ एक एग्जांपल आप लोगों को मैं रेवेन्यू के बता देता हूँ। ओके, मान के चलना कि सैलरी पेड टू द वर्कर्स, वेजेस पेड है। ओके, रेंट पेड फॉर द ऑफिस प्रीमाइसेस, ये सबके सब कौन से एक्सपेंडिचर है बेटा? रेवेन्यू, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आई एम करेक्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, मैं गलती से उसको डेफर्ड बोलने वाला था। चलिए लेट्स कम टू द थर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सुने ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ना मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मुझे एक बात बताना बेटा, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम लोग जो खर्चा करते हैं वो बेसिकली कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा? बताओ प्लीज प्लीज, पॉसिबल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पक्का लिख देना कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो कोई हम खर्चा करते हैं वो खर्चा कौन सा होगा, कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा? मैं वेट कर रहा हूं, कैपिटल या रेवेन्यू? चलो मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने कमेंट किया होगा और आपका जो कोई आंसर होगा। देखो, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम लोग जो खर्चा करते हैं ना वो होता है रेवेन्यू। वो क्या होता है? रेवेन्यू होता है। बट सर जी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो फायदा हमको तो सिर्फ 1 साल तक मिलता है। कितने साल तक मिलता है? सिर्फ 1 साल तक मिलता है। तो एक बात बताना, जैसे मैं आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट बोल देता हूँ, जया, रेखा, सुषमा, वो जो होता ना, जया, रेखा, सुषमा, सबकी पसंद निर्मा, है ना। पार्ले जी, जी माने जी ने जम के खा, कुछ बन के दिखा, ये कुछ ऐड आते थे। देखो ये ऐड मैंने अपने बचपन में सुने थे और ये ऐड मुझे आज भी याद है। उन ऐड की मदद से ना ये मुझे प्रोडक्ट, जो कोई उनकी प्रोडक्ट है, जो कोई सर्विस है, मुझे आज भी याद है। तो मुझे एक बात बताना यार, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बेसिकली है तो रेवेन्यू, लेकिन फायदा वो मुझे आज भी कितने साल का दे रहा है? 1 ईयर प्लस का दे रहा है ना। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को अपन क्या बोलेंगे पता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे अपन? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, वैसे इसके ऊपर हम लोग अपनी इस लेक्चर सीरीज के अंदर या फिर हमने अपनी जो पेड बैचेस है उस पेड बैचेस के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इतनी डिस्कशन काफी है ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या लिखा गया, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट। पक्का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वेजेस पेड फॉर द, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मशीन को, या मशीन हो, प्लांट हो, मशीनरीज हो, इनको इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा करते हैं ना अपन, इरेक्शन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, वो कैपिटल होता है। एक तो आंसर मिल गया कि सर ये कैपिटल है, राइट। चलो अगला, ₹3000 पेड टू द जियो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस। अरे वाह, 3000 रुपए हम लोगों ने जियो कंपनी को पेड करे हैं एज एन एडवांस, ऐसे समझ लेना, एज एन एडवांस, ताकि जियो कंपनी हमारे ऑफिस के अंदर क्या करे, एक टेलीफोन लगा दे। आप मुझे बताना ये खर्चा कौन सा है, कैपिटल की रेवेन्यू है? लेट मी टेल यू, ये एक्सपेंडिचर ही नहीं है। अरे सर, ये एक्सपेंडिचर ही नहीं है, ना कैपिटल ना रेवेन्यू। क्यों सर जी? बिकॉज ये 3000 रुपए हम लोगों ने जो जियो कंपनी के पास डिपॉजिट किए ना, ये हम एज एन एडवांस जमा किया है कि नहीं? एज एन एडवांस जमा किया, तो ये खर्चा नहीं है, मतलब ये कैपिटल है क्या? नहीं। चलो, अमाउंट पेड एज लीगल फीस फॉर क्लेम अगेंस्ट लैंड, क्लेम अगेंस्ट लैंड, ₹XYZ। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमाउंट बड़ी है तो कैपिटल, अमाउंट छोटी है तो रेवेन्यू, ऐसा होता नहीं है, एक बात याद रखना। इसलिए मैंने बोला कि अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, अमाउंट पेड एज ए लीगल फीस फॉर क्लेम अगेंस्ट लैंड। तो ये वाला खर्चा हमारा कौन सा खर्चा है? एक बात बताऊं, ये वाला खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये वाला खर्चा हमारा कौन सा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। बट जब हम लैंड पहली बार खरीदते हैं, मतलब लैंड को अगर हम एक्वायर करते टाइम पर अगर लीगल फीस देते हैं ना, तो वो वाला खर्चा कैपिटल होता है। तो यहाँ पे ये वाला खर्चा कौन सा है बेटा? रेवेन्यू है, राइट। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 ओनली। आंसर क्या होना चाहिए हमारा? 1 ओनली। चलो, होप सबको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंट्रेंस फीस ऑफ ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स बाय ए क्लब। आपको पता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका मेन सोर्स ऑफ फंड ही होता है मेंबर से आने वाली एंट्रेंस फीस। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एंट्रेंस फीस आती है ना, ये आप ही मुझे बताना, ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? मेरे बोलने का मतलब है, एंट्रेंस फीस हमें क्या हर साल, मतलब हर साल हर मेंबर से मिलती है क्या? नहीं मिलती। एंट्रेंस फीस वन टाइम रिसीट होता है। एंट्रेंस फीस क्या होता है? वन टाइम रिसीट होता है।
तो इसलिए ये एंट्रेंस फीस अपना हो जाएगा बेटा कैपिटल रिसिट। क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसीट होता नहीं, ये बात आप लोग ध्यान देना। रेवेन्यू रिसीट बेसिकली वो रिसीट होती है जो हमें अगेन एंड अगेन रिसीव होती रहती है। लाइबिलिटी होने का तो सवाल ही नहीं है। और कैपिटल ये इट्स नॉट एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या बेटा? इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन को आईएनपी कर देना, ये क्वेश्चन को आईएनपी कर देना। इस टाइप के क्वेश्चन ना टीसीएस आईबीपीएस पैटर्न के फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू दिस एंड दैट। इस टाइप के क्वेश्चन आईबीपीएस टीसीएस पैटर्न में ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो क्या बोला गया, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। बराबर है, एकदम सही तो है। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होता है, एक होता है डेबिट तो दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। एक क्या होता है? डेबिट तो दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। चलिए, every debit must have its corresponding और less credit। गलत है, गलत कर दिया इन्होंने यहाँ पे, है कि नहीं? देखो इन्होंने क्या बोला है, एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट तो बोला है, लेकिन लेस क्रेडिट होना चाहिए क्या? नहीं। एक बात बताऊं, आपने अगर डेबिट कॉलम के अंदर 500 रुपीज लिखे हैं तो दूसरे अकाउंट के अंदर जो कोई अकाउंट क्रेडिट होगा उसके क्रेडिट साइड पे भी कितना दिखना चाहिए? 500। तो ये लेस यहां पे चलेगा क्या? नहीं। दैट्स वाई ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये अपना कौन सा स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट है। चलिए थर्ड देखते हैं। Since personal and impersonal accounts are maintained under double entry system, both okay double entry system है तो यार every debit has its own credit, वो तो रहेगा। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या अपना करेक्ट है। Every transaction is divided into aspect डेबिट एंड क्रेडिट। यार कुछ नहीं, एक ट्रांजेक्शन और उसका डेबिट क्रेडिट के आसपास ही आप लोगों को फंसाने की कोशिश की थी, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपना बी, सी और डी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, सॉरी अपना फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है और बी स्टेटमेंट क्या अपना इनकरेक्ट है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए, जैसे देखना मैंने आपको कल की लेक्चर की सीरीज में बोला था कि हम लोग बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर के अंदर हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक पढ़ना है, 29 तक पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन आपको अभी मैंने लिया है ये अभी 1 महीना पहले नगर परिषद की अकाउंट्स एंड ऑडिट के एग्जाम में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, देख लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डैश डील्स विद द लीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी है? अब एक्चुअली यहाँ पे ना ये गलत ऑप्शन टाइप हो गया है। इट्स नॉट अ 14, ये 14 नहीं है बेटा। लेट मी टेल यू, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। ये क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। तो इसका आंसर क्या है? 14, 6, 19 या 29? तो यार इसमें ज्यादा कुछ क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये आपको खाली नंबर याद रखने हैं। लीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 19, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन चैप्टर से आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेना। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है? डेप्रिसिएशन। देखो, परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज रुपीज 1,90,000। परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज रुपीज 1,90,000। ओके, और क्या बोलता है? फ्रेट चार्जेस 20,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, रेसिडुअल वैल्यू 16,000, यूजफुल लाइफ इज, एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं गया है but it's a 5 years. Useful life is 5 years. Calculate depreciation for third year. Calculate depreciation for third year under fixed installment method. Under fixed installment method. चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ना कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देख लेना, हम अपने बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर जो कोई फिक्स एसेट है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। और आपको तो पता है कि अगर हम कोई एसेट यूटिलाइज करते हैं तो उसके यूटिलाइजेशन के साथ ओवर द टाइम पीरियड उसकी वेयर एंड टीयर की वजह से एसेट क्या होता है, उसका मतलब उस एसेट की वैल्यू घटती है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या है? तो अगर बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताना है, डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट इट्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टीयर। मतलब एसेट यूटिलाइज करने की वजह से उसकी जो वैल्यू घटती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और एक लेट मी टेल यू, आप लोगों ने 11 12 के अंदर बेसिकली दो मेथड्स पढ़ी होंगी, बट देयर आर मोर देन 2 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन बेसिकली हम दो मेथड्स की बात करेंगे।
एक होती है अपनी स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरी कौन सी होती है बेटा अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। आपको आइडिया होगा एसएलएम मेथड के अंदर, एसएलएम मेथड के अंदर जब अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इसका एक खास फीचर है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम, मतलब हर साल यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, सेम। वेयर एज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, हर साल घटता जाता है, हर साल क्या होता है, घटता जाता है। तो लेट मी टेल यू, इसी कंसेप्ट के बेसिस पर ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है और ये वाला भी क्वेश्चन अभी के नगर परिषद के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो देखो क्या क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या देख लेते हैं अपन, देख लेना। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑब्लिक रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप ऑब्लिक रेसिडुअल वैल्यू अपॉन क्या करेंगे, लाइफ ऑफ एसेट, अपॉन में क्या करेंगे अपन, लाइफ ऑफ एसेट कर देंगे। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो देखो कॉस्ट का मतलब क्या है, परचेस प्राइस ऑफ मशीनरी प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस फ्रेट चार्जेस, ये सबको ऐड कर देंगे और उससे माइनस क्या कर देंगे अपन, ये 16,000 माइनस क्या कर देंगे, 16,000। तो आने वाला आंसर हमारा क्या रहेगा, बोलो क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो मैं पहले कॉस्ट इसके निकाल लेता हूं, तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, 1,90,000 प्लस कर देंगे 1,90,000 के साथ ये अपना फ्रेट चार्जेस प्लस करने होंगे, फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हम लोगों को प्लस करने रहेंगे। ओके, प्लस कर दिया, ये कितना बनेगा इसका टोटल देख लेना, 2,20,000 बन जाएगा। कितना बनेगा, 2,20,000। और ये रेसिडुअल वैल्यू क्या करना है हमको, माइनस करना है। तो रेसिडुअल वैल्यू 16,000 आप क्या कर दोगे बेटा, माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 2,04,000 बचेगा। तो 2,04,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, 5, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 5 कर दोगे। तो इसका आंसर आना चाहिए, ओके 4 आ रहा है सब, देखो ऑप्शन 2 में 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 40,800। कितना आ जाएगा, 40,800। डन। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ टफ था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए, ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय मिस्टर गणेश ड्यूरिंग द सर्विस इज, ओके। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा गया ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से पूछा गया है। ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 10 से ये क्वेश्चन बना है। ओके, 10 सबसेक्शन 10 से क्वेश्चन बना है। तो लेट मी टेल यू, ग्रेचुइटी इज बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट। ग्रेचुइटी बेसिकली क्या होता है बेटा, रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। ओके, और चलो ये तो हम इनकम टैक्स पढ़ते टाइम पे डिटेल में कर ही लेंगे, लेकिन लेट मी टेल यू, ग्रेचुइटी बीइंग रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आप लोगों को ग्रेचुइटी का एग्जम्पशन मिलता है, दैट्स अप टू ₹20 लाख मिलता है, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद मिले तो। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, मिस्टर गणेश को ड्यूरिंग द सर्विस मिला है, ग्रेचुइटी कब मिला है, ड्यूरिंग द सर्विस मिला है। अब जब ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है तो ये फुली टैक्सेबल होता है। ग्रेचुइटी जब ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है तो क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है। बाकी ये 3 ऑप्शंस आप लोगों को फंसाने के लिए दिए। ओके, ये पहले था अब नहीं है, पहले कहां तक ग्रेचुइटी एग्जाम था, 10 लाख तक। ओके, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ग्रेचुइटी फुल एग्जाम इस केस में तो नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो ना, तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स। हाँ, आप बिंदास मुझे आपकी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रायल बैलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान देना क्या बोला है कि भाई ट्रायल बैलेंस को लेकर इनमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फाइंड आउट करके बताओ। आप लोगों को यहाँ पे ना 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए क्या बोलता है पहला स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर अकाउंट। बिल्कुल बराबर है कि यार ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो, आप लोगों को भी तो आइडिया होगा ना यार, जब लोग हम क्या बनाते हैं, पहले क्या बनाते बेटा, हम लोग जर्नल बनाते हैं, है ना। हम क्या बनाते हैं पहले, जर्नल, जर्नल की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। और ये लेजर बैलेंस, लेजर अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं तो इनकी बैलेंसेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, तो बेटा हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या करते हैं,
एक साइड पे डेबिट बैलेंसेस लिखते हैं और एक साइड पे क्या लिखते हैं अपन, क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या अपना एकदम करेक्ट है। चलिए देखते दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है। द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू एस्टैब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। यार ये तो मैंने अभी बता दिया आपको कि ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे हमारा इंटेंशन ही क्या होता है कि हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जितने भी रिकॉर्डिंग हो गई ना ट्रांजेक्शन की, उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करें। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में एक स्टेटमेंट बताना बहुत जरूरी है ना। ओके देख लेना क्या बोलता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है कि यार देखो, ये एक्यूरेसी का मतलब होता है कि देख भाई, अगर कोई ट्रांजेक्शन डेबिट हुआ है तो कोई ना कोई, मतलब अगर उसका किसी ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट अगर डेबिट हुआ है तो उसका दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होना ही चाहिए। अगर ऐसा हो गया है तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो ट्रांजेक्शन अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, राइट। चलिए थर्ड, द ट्रायल बैलेंस इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गलत। ट्रायल बैलेंस देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस के ही बेसिस पे बनाए जाते हैं, बट ट्रायल बैलेंस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता नहीं। ट्रायल बैलेंस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है क्या बेटा? नहीं होता। क्यों? आपको बता देता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देख लेना। देखो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही मतलब होता है फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स। अब देख लेना, फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, राइट। फिर क्या बनाते हैं अपन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं? फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस के ही बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, और इन तीनों को इकट्ठा मिला के अपन क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देख लेना, इसमें कहीं भी आपको ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा पता है? इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो सेकेंड ऑप्शन अपना इनकरेक्ट होना चाहिए। कहां पे गया क्वेश्चन? जस्ट मिनट। द पर्पस ऑफ, सॉरी, सेकेंड ऑप्शन अपना राइट है, ये थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन अपना क्या होना चाहिए? इनकरेक्ट। द ट्रायल बैलेंस इज लिंक बिटवीन, चलो ठीक है वही बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस क्या लिंक है किन के बीच में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बिल्कुल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। चलो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो क्या बोला है। अब हाँ, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मतलब टफ क्वेश्चन है, आईएमपी कर देना। ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे टफ पूछ लिया है, ओके। मतलब कोई भी यहाँ पे मिस्टेक कर सकता है। देखो क्या बोला है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन का मैं आंसर करूं इसके पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं आप लोगों को। देख लेना यार, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना 5 हेड्स की टोटल करते हैं, है ना। जहां पे हमारे पास 5, मतलब कौन कौन से 5 हेड्स ऑफ इनकम है? तो इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट, ओके। उसके बाद आता है अपना पीजीबीपी, पबजी नहीं है, पीजीबीपी, ओके। कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम होता है, और उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कौन सा आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन सबको मिला के, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? जीटी, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। इन सबको मिला के अपन क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, ओके। और एक बात बताओ, इसी ग्रॉस टोटल इनकम से, इसी ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोगों को डिडक्शन लेने होते हैं। हम लोगों को क्या लेने होते हैं बेटा? डिडक्शन लेने होते हैं, जो कि हम लोगों को मिलते हैं सेक्शन 80C टू 80U तक। कहां पे मिलते हैं अपन? 80C टू 80U। तो ये जो डिडक्शन वाला चैप्टर है ना, उसके सेक्शन नंबर 80C से ये वाला क्वेश्चन हमको पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन हमको पूछा गया है, राइट। चलो तो आंसर करते हैं इसको। अभी देख लेना क्या बोला है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। मतलब क्या बोल रहे हैं कि यार 80C की जो डिडक्शन है ना, वो इंडिविजुअल एसएससी और एचयूएफ एसएससी दोनों को मिलेगा बोल रहा है। बराबर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बराबर है कि यार डिडक्शन जो 80C का डिडक्शन है वो इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों को मिलता है, राइट। 80C के बारे में अपने मोरलेस ये बीकॉम में बिल्कुल सुन के रखा होगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, उसकी प्रीमियम हमको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाती है, वही वाला सेक्शन नहीं है, राइट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज
अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अरे सर, ये वाले ऑप्शन में और ये वाले ऑप्शन में तो खाली साला एक ही वर्ड का फर्क है ना। रेसिडेंट बोला इन्होंने, क्या बोला है? रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं बोला, क्या बोला है? रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ बोला है कि एटीसी की डिडक्शन रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट तो यार इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है पता है? बिकॉज एटीसी का कंडीशन ही है कि एटीसी की डिडक्शन किसी भी इंडिविजुअल और किसी भी एचयूएफ को मिल सकती है। उसके लिए रेसिडेंट होने का कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। सर जी, ये रेसिडेंट क्या है? तो याद रखना, हम लोग अलग से जब लेक्चर्स अपनी क्लासेस के अंदर हम जब सेक्शन नंबर 9 पढ़ेंगे, तो सेक्शन नंबर 9 के अंदर स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सेक्शन नंबर 9 के अंदर लिखा जा चुका है। ओके, तो देख लेना, इसके अंदर हम लोग फिर ना रेसिडेंशियल स्टेटस के ना अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस दो प्रकार का होता है, एक होता है रेसिडेंट और दूसरा कौन सा होता है? नॉन रेसिडेंट। ओके, अब रेसिडेंट को भी वापस से अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो। एक होता है आर ओ आर और दूसरा होता है आर एन ओ आर। ओके, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट? तो ये वाली कंडीशन बोल रहा है बेसिकली। ऊपर वाले मतलब क्वेश्चन में क्या बोला कि इंडिविजुअल एचयूएफ क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। बेसिकली ये गलत है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज ₹1,50,000। यार 80C के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? तो 1,50,000। ये भी स्टेटमेंट बराबर है। मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1 लाख, ये गलत है। ये पहले मिलता था 1 लाख तक का डिडक्शन, आज की डेट में ये 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन हम लोगों को मिल जाता है। कहां तक का डिडक्शन मिलता है हमको? 1.5 लाख तक का मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपना करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। देख लेना कहां पे मिलेगा, ऑप्शन बी में मिल जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी में नहीं, 2 है वो। 1 एंड 3, या एक मिनट कहीं अपन गलत तो नहीं हो रहे ना? एक मिनट, सेकेंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन राइट है, फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है। तो इस हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट होना चाहिए। देखो बेटा, फर्स्ट एंड थर्ड कहां पे लिखा है? अरे सॉरी, तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देना। नहीं सॉरी, इनकरेक्ट पूछा हमको। सॉरी बेटा, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट कौन सा है बताओ? इनकरेक्ट कौन सा है? सेकंड इनकरेक्ट है और थर्ड इनकरेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट और थर्ड इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। चलो, again one more question from 80 section 80 DB 80 DDB। ये सेक्शन मतलब किसके साथ डील करता है? क्या लिखा है? सेक्शन 80 DB ऑफ द इनकम टैक्स एंड एनी स्टेटमेंट डील्स विद व्हाट? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड? नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की डिडक्शन हम लोगों को कहां पर मिलती है? सेक्शन 80C में मिलती है, राइट? किसान विकास पत्र, अगेन दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ 80C, है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ये दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन नंबर 80E। तो यार कौन सा बचा फिर? ऑप्शन डी, मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट का कौन सा सेक्शन आता है? 80DDB आता है। चलो, होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और याद रखना, ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने एक्सपेक्टेड भी है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? यहां पर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया है, तो करेक्ट इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। अब बेसिकली देखना क्या बोलता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज माइनस करंट एसेट इज इक्वल टू फिक्स एसेट। फिर क्या बोला है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। फिर लिखा है एसेट्स माइनस सॉरी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल एंड ऑल ऑफ द अबव। देख लेना, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन। किसके ऊपर बेस्ड है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए ना हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं पता है? हम लोग ना बैलेंस शीट को, अगर हमें ना बैलेंस शीट का एनालिसिस करना आ जाए तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट समझना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। ओके, जस्ट मिनट, मुझे पेन टैब के ऊपर लिखने का अभी तक उतना हैबिट नहीं हुआ है, तो इसलिए देखो ये कैसे हो रहा है। ओके, अब सही जाएगा, डोंट वरी, राइट? चलो, अरे भाई, ये साइड पे अपन क्या लिखते हैं? लायबिलिटी। ये साइड पे अपन क्या लिखते हैं? एसेट। और आपको तो पता है बैलेंस शीट की मतलब ये टोटल हमेशा इसके बराबर होती है। बैलेंस शीट की ये टोटल हमेशा इसके बराबर होती है।
तो ये टोटल को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल लाइबिलिटीज आर इक्वल टू ऑल एसेट, मतलब क्या हम कहने से लाइबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट, यस लाइबिलिटीज आर इक्वल टू द एसेट। आपको पता है लाइबिलिटी की ये साइड पे क्या होता है बेटा, कैपिटल, फिर कैपिटल के बाद नीचे क्या होता है, लाइबिलिटीज होती है ना, लाइबिलिटीज होती है, फिर ये साइड पे क्या होती है, एसेट। मान के चलो कि यहाँ पर क्या है, फिक्स एसेट, फिर नीचे क्या होती है, करंट एसेट, फिर उसके नीचे क्या होती है, लिक्विड एसेट, कुछ इस प्रकार से होती है कि नहीं। तो इसकी मदद से हमको ये सॉल्व करना है। देख लेते हैं क्या बोलता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, मतलब ये दोनों का टोटल बोल रहा है, ये दोनों का टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज माइनस करंट एसेट, मतलब उस यहां से ये करंट एसेट हटा दो, तो क्या बचेगा, फिक्स एसेट, बराबर है, क्या बचेगा, फिक्स एसेट, ये एकदम सही है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों की टोटल इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, बराबर है, मतलब ये दोनों की टोटल हमेशा ये दोनों के टोटल के बराबर होता है। देखो करंट एसेट एंड लिक्विड एसेट ये दोनों एक ही है, मतलब एज फार एज अकाउंटिंग इक्वेशंस आर कंसर्न ना, वैसे लिक्विड एसेट अलग होती है। मैं टाइम बिंग के लिए इसको हटा देता हूं यहां से। ओके, फिर क्या बोलता है, एसेट्स आर सॉरी एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यार एसेट की टोटल ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है बोल रहा है, बराबर है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए। देख लेना बैलेंस शीट, मतलब कितना सिंपल सा कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था ये अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया और इंपॉर्टेंट इसके ऊपर क्वेश्चन आती भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट, कि भाई हमको यहाँ पे ना एक लिस्ट दी गई है, उसमें से हमको ना करंट एसेट चूज करना है कि इनमें से करंट एसेट कौन सा है। क्या बोलता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, देख लेना यहीं पे ट्रैप है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, भैया ये हमारी एसेट है ही नहीं, ये क्या अपनी लाइबिलिटी है, ये अपनी क्या होती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी। स्टॉक बराबर करंट एसेट होता है, डेटर करंट एसेट होता है, प्रीपेड एसेट करंट एसेट सॉरी प्रीपेड एक्सपेंडिचर भी करंट एसेट होता है, और एक्रूड इनकम दैट इज इनकम डी वो भी क्या होता है अपना करंट एसेट होता है। इसका मतलब अगर ऑप्शन एक को छोड़ दिया जाए, सॉरी वन को छोड़ दिया जाए, तो 2, 3, 4 एंड 5 ये सबके सब अपने क्या हो जाएंगे, करंट एसेट हो जाएंगे। तो देख लेना ऑप्शन कहां पर है, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहां पर है ऑप्शन डी। चलो होप सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आपका डाउट पूछना मत भूल देना, पक्का पूछो कोई भी डाउट हो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है, राम हरि ट्रेडर परचेस गुड्स ऑफ ₹50,000। कोई राम हरि ट्रेडर्स है, कितने के गुड्स खरीदे उन्होंने, ₹50,000। कितने के गुड्स खरीदे बेटा, ₹50,000। और उन्होंने क्या किया, सोल्ड 60% ऑफ द गुड्स, मतलब इन्होंने 50,000 के गुड्स खरीदे जिसमें से 60% गुड्स बेच दिए। ठीक है, देखते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स इज 24,000। रिमेनिंग गुड्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, 24,000। ओके, ही वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक एट 24,000। ओके, उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना किया एट द एंड ऑफ ईयर, 24,000। ही वायलेटेड डैश, ही वायलेटेड डैश, कौन सा, कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट एंड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ओके, मतलब ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का मतलब आंसर फाइंड आउट करने से पहले हमको ना ये कंसेप्ट पता होने जरूरी है। वैसे हम लोग ना हमारे लेक्चर के, हमारा जो बेसिक वाला लेक्चर होगा इसके अंदर हम ये पूरे कंसेप्ट कवर कर लेंगे, लेकिन अभी अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाए, मतलब ये क्वेश्चन को हम आंसर कर पाए, खाली उतना बता देता हूँ। देखो इन्होंने किया क्या था, 50,000 के गुड्स खरीदे थे, राइट, उसमें से उन्होंने क्या किया, 60% गुड्स बेच दिए, 60% गुड्स बेच दिए, मतलब बचे कितने फिर, 40% गुड्स बचे, है ना। देख लेना, तो इसका 60% कितना आ जाएगा, दैट इज 20,000, है ना, कितना आ जाएगा, जस्ट मिनट, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ओके बराबर एकदम। देख लेना, मतलब हमारे पास गुड्स बचेंगे, ये 60% हटाने के बाद हमारे पास गुड्स बचने चाहिए, कितने के गुड्स बचेंगे, एक मिनट लेट मी फाइंड,
जस्ट मिनट, मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, एक बार करके बता देता हूँ आप लोगों को कि उन्होंने 60% के गुड्स बेच दिए हैं, मतलब इनके पास एक्चुअली मतलब थोड़ी 20,000 के गुड्स बचे। कितने के बचे? अनसोल्ड गुड्स अभी भी उनके पास कितने हैं? 20,000 के गुड्स बचे। अब ये 20,000 का वैल्यूएशन उन्होंने कितना कर दिया? 24,000 कर दिया, 24,000 कर दिया। मुझे एक बात बताना, स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 20,000, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 24,000। तो मुझे एक बात बताना, हम लोग कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से हमको क्या करना होता है? फ्यूचर में होने वाले गेन्स को हम अभी अकाउंट्स में नहीं ले सकते, मतलब हम उनको अभी कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम आज के डेट में कंसीडर कर सकते हैं, आज के डेट में कंसीडर कर सकते हैं। तो राम हेरी ट्रेडर्स ने तो बिल्कुल गलत कर दिया भाई, 20,000 के गुड्स थे, उन्होंने रिकॉर्ड कितने पे कर दिया? 24,000 पे रिकॉर्ड कर दिया। तो उन्होंने कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को वायलेट किया है। उन्होंने क्या किया? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को वायलेट किया है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स एसेट्स कितने दिए? 5,50,000, करेंट एसेट 2,25,000, करेंट लायबिलिटीज 1,50,000, बैंक लोन 1,75,000। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? कैपिटल फाइंड आउट करना है। ओके, ये इसका आंसर आप लोग खुद करोगे, मैं आपको खाली बता देता हूं। आपको क्या करना है? एक ब्लैंक बैलेंस शीट बना लेनी है और हर एक आइटम अपने अपनी जगह पे रखना है। ये लायबिलिटी साइड है और ये अपना एसेट साइड। क्या बोल रहा है देखो, फिक्स्ड एसेट कितने की है? फिक्स्ड एसेट कितने की है? 5,50,000 का है। फिर बेटा अपना करंट एसेट कितने का है? 2,25,000 का है। करंट एसेट कितने का है? 2,25,000 का है, राइट। फिर करंट एसेट हो गया, फिक्स्ड एसेट भी हो गया। करंट लायबिलिटीज कितने की है? देखो ये साइड का टोटल आप कर लोगे, फिर लिखोगे आप क्या? करंट लायबिलिटीज कितने की है? 1.5 लाख रुपए। करंट लायबिलिटीज कितने की है? 1.5 लाख। बैंक लोन कितने का है? मतलब बैंक लोन भी बेसिकली लायबिलिटी है अपना, 1,75,000 का है। तो आप क्या करोगे? ये वाली टोटल ना इससे हटा देना, आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा? कैपिटल। मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल मिल जाएगा। अगेन इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। होप सो आप ये कर लोगे। देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ोगे तो आपको भी थोड़ी सी हंसी आ जाएगी कि यार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या, लेकिन लिटरली गलत भी होने के चांसेस है, गलत हो भी सकता है। तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इसमें क्या बताऊं? जर्नल हैथ डैश कॉलम, कि भाई जर्नल को कितने कॉलम होते हैं? बोलो कमेंट करके बताना मुझे जरा, आता है कि आपको? देखते हैं जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं। जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं? सर कुछ नहीं, कुछ इस प्रकार से जर्नल होता है अपना, आइडिया तो होगा ना जर्नल कैसे बनता है कि नहीं? देखो ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये लेजर फोलियो, यहाँ पे होता है पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या होता है बेटा? डेट। तो देखो कितने होते हैं? 1 2 3 4 और 5, तो राइट कर देना 5 कॉलम्स। चलिए, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर, ओके, ऑफ द लेजर बुक आर डैश। जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट बेटा? नॉमिनल अकाउंट, उससे मतलब उसके संदर्भ में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। बेसिकली आपको तो आइडिया होगा नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? एक्सपेंडिचर वाले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, देखते क्या लिखा गया। नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस बट नॉट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया ये तो गलत है, हम उसको तो लाइक नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट को तो बैलेंस नहीं करते, बट इन्होंने क्या बोला? बैलेंस बोले, गलत है। नॉट बैलेंस एंड अल्सो द बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर्ड, ये गलत है। बैलेंस नहीं होता ये ठीक है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता, ये गलत है ना, इसलिए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। बैलेंस एंड देयर बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट का क्या रोल है? बिल्कुल नहीं, नहीं आएगा। नॉट बैलेंस एंड देयर बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये उसका करेक्ट आंसर है। बैलेंस नहीं होता, बैलेंस होता है क्या? नहीं। जो कुछ इसकी अमाउंट हम क्या करते हैं? डायरेक्टली कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। किधर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। एक्सपेंसेस के, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16, wages paid for the installation of machinery will be debited to, wages paid for the installation of machinery will be debited to। तो पहले ना wages paid for the installation of machinery का आपको एंट्री आना चाहिए। अब ये एंट्री तभी आएगा जब आपको ये समझने में, मतलब अगर आपको ये पता है कि यार ये ना रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है, क्योंकि रेवेन्यू है तो एंट्री अलग बनेगा, कैपिटल है तो एंट्री अलग बनेगा। तो बेसिकली ये ना कैपिटल है, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन मशीनरी क्या होता है, कैपिटल। अगर ये कैपिटल है तो बेटा मशीनरी अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। मशीनरी अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, मशीनरी अकाउंट। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, मशीनरी अकाउंट। वेजेस अकाउंट आएगा क्या, नहीं। कैश और बैंक ये तो क्रेडिट होगा ना, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट में आएगा क्या, नहीं। इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं आएगा, इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर, एक्चुअली ये एरर में एरर हो गया, देख लेना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट बी डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ऐसी कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस शो नहीं करता, ऐसी कौन सी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस शो नहीं करता। तो देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल शो करता है क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल शो करता है क्या, आंसर इज नो, नहीं करेगा। करेगा क्या, नहीं। देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ऐसे एरर्स जो आपने बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को टर्मिनेट करके बिना फॉलो किए कमिट करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जहां पे आपने रेवेन्यू को क्या मान लिया, कैपिटल, कैपिटल को क्या मान लिया, रेवेन्यू, उसको अपन क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपेंसेटिंग एरर मतलब एक गलती की वजह से दूसरी गलती अपने आप क्या हो जाती है, नलीफाई हो जाती है। तो आप ही बता देना, एक एरर की वजह से अगर दूसरा एरर अपने आप नलीफाई हो जाएगा तो ट्रायल बैलेंस में पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसलिए ये भी नहीं। कंप्लीट ओमिशन, अरे भाई ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस में शो करने का कोई सवाल है क्या, नहीं। मतलब ये भी शो नहीं करता, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। चलिए अगेन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रुपीज 2500 received from Ram has been credited to रावण। मतलब राम से हमें 2500 रुपए मिले थे और हमने उसको क्रेडिट किधर कर दिया, रावण अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया। हालांकि इसका ना मतलब करेक्ट एंट्री क्या बनना चाहिए, राम से हमको 2500 रुपए मिले, तो एंट्री क्या बनना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट, क्या बनना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट 2500, राइट, टू राम अकाउंट, किससे मिले, राम से। तो ये एंट्री बनना चाहिए था, लेकिन ये एंट्री बनाने की जगह पर हम लोगों ने एंट्री क्या बना दी, ये ना हमने यहां पे राम को क्रेडिट नहीं किया है, क्रेडिट किसको कर दिया हमने यहां पे, रावण को क्रेडिट कर दिया है। अब सर राम को छोड़ के रावण को क्रेडिट क्यों कर दिया, भाई अकाउंटेंट का दिमाग शायद घास चरने गया होगा तो उसने गलती कर दी। तो हम अभी सॉल्व करेंगे, तो अब इसको मतलब करेक्ट कैसे करेंगे, हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो पूछे हमसे। तो मुझे एक बात बताना, ये ना राम अकाउंट सही है, मतलब राम अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड, राम अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड, राइट ना, एंड रावण अकाउंट इज टू बी नलीफाई, रावण अकाउंट इज टू बी नलीफाई। तो रावण अकाउंट को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो चुका है तो अनलेस हम उसको डेबिट नहीं करेंगे तब तक वो खत्म होगा क्या, नहीं। और राम अकाउंट का सही इफेक्ट देने के लिए राम अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और कैश अकाउंट अपनी जगह पे सही है तो उसको अपन क्या टच भी नहीं करेंगे, उसको अपन क्या नहीं करेंगे, टच भी नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या बनना चाहिए, राम अकाउंट, एक मिनट यहां पे देख लेंगे, इसका आंसर क्या बनना चाहिए, रावण अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। देखो कहां पे मिलेगा, रावण अकाउंट डेबिट, यहां पे देख लेना, रावण अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये उसकी करेक्ट एंट्री है, बाकी ये सब गलत एंट्री है। ओके, सस्पेंस अकाउंट का तो ये कोई रोल ही नहीं होता है यहाँ पे, कैश राम ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बोलो, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, डेटर्स बनाते हैं, क्रेडिटर्स बनाते होंगे सर, नाम में ना क्वेश्चन में बैंक लिखा है, बैंक बनाता होगा, हाँ कौन बनाता होगा, लेट मी टेल यू, बिजनेसमैन खुद बनाता है या फिर अपने अकाउंटेंट से बनवा लेता है, लेकिन बनाएगा कौन, बिजनेसमैन बनाएगा। आईएमपी करता ना ये क्वेश्चन,
सर इसमें इसको क्या एमपी करना है? अरे यार इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डेप्रीशिएशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बोला ही था, आ गया नीचे देखो, डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू माइनस ओरिजिनल कॉस्ट अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। स्क्रैप वैल्यू से ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करो और डिवाइड करो लाइफ ऑफ एसेट से, आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा। सही है क्या? डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू लाइफ ऑफ एसेट। अरे भाई लाइफ माइनस स्क्रैप थोड़ी नहीं करते, गलत। डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट, करेक्ट। डेप्री स्क्रैप देखो ये गलत है, ये गलत है, ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये फॉर्मूला है, समझ लो नहीं तो रट लो, एक ही बात है। चलो, डिप्लेशन मेथड इज अडॉप्टेड इन केस ऑफ, अगेन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम डेप्रीशिएशन अकाउंट या फिर डेप्रीशिएशन चैप्टर। डेप्रीशिएशन चैप्टर से हमारे पास और एक क्वेश्चन आ गया कि भाई डिप्लेशन मेथड कौन सी एसेट की केस में यूटिलाइज करते हैं? गुडविल में यूटिलाइज करते हैं क्या? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी में यूटिलाइज करते हैं क्या? नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, देखो यार प्लांट एंड मशीनरी में नहीं होता तो लैंड एंड बिल्डिंग में होगा क्या? नहीं। माइंस पे होता है क्या? यस। माइंस एंड क्वेरीज के केस में डिप्लेशन मेथड यूटिलाइज होता है, डिप्लेशन मेथड यूटिलाइज होता है वहां पे। देखो यार ये सबके बारे में हम लोग ना जब अपने क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हर इनमें से हर एक चीज के बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे। ओके चलो, द नेक्स्ट इज while preparing final accounts, while preparing final account to record loss due to fire or accident, loss due to fire or accident, which of the following adjustment entry will be passed? अगर हमारा लॉस हो चुका है फायर एक्सीडेंट की वजह से, हमारा स्टॉक जलकर खत्म हो गया बेसिकली, तो हम कौन सी एंट्री बनाएंगे? क्या बनाएंगे? देखो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कुछ लॉजिक बनता है? स्टॉक देखो, स्टॉक अकाउंट हम लोग जब डेबिट बोलते हैं, स्टॉक अकाउंट जब हम डेबिट बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा स्टॉक बढ़ा है। तो लॉस की वजह से स्टॉक बढ़ता है क्या? अरे घटता है, तो एंट्री क्या है? गलत। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, करेक्ट। देखो लॉस हो गया तो स्टॉक हमारा क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, है ना। जब हमारा स्टॉक घटेगा तो हम स्टॉक अकाउंट को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। इसलिए यहां पे स्टॉक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया है। और ये लॉस अपन ट्रांसफर किधर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, इसलिए इसका बी आंसर करेक्ट है। स्टॉक अकाउंट टू कैपिटल गलत है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। स्टॉक टू कैपिटल, डेटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट बिल्कुल नहीं है, डेटर दोनों की दोनों सेट है, ये तो एंट्री नहीं बनेगा। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, अरे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ये चैप्टर आ गया आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। कहां से आ गया ये चैप्टर? ये क्वेश्चन कहां से आ गया? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से आ गया। देखो जब हम पार्टनर की ड्रॉविंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है? नीचे लिखा गया था डेबिट, मतलब इट इज डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले तो ना कुछ क्या बोलते हैं उसको इलिमिनेट करके देखेंगे। देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का कोई रूल है क्या? नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तभी पिक्चर में आता है जब हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। क्या करते हैं? एसेट एंड लायबिलिटी को जब हम क्या करते हैं? रिवैल्यू करते हैं, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। एप्रोप्रिएशन का तो सवाल ही नहीं आता। अब बचा डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? मुझे एक बात बताना, अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग करेगा, अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग करेगा और उस ड्रॉइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोच के बताना, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो भाई डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो मुझे एक बात बताना, कैपिटल जब बढ़ता है, कैपिटल सॉरी मैंने गलती से क्रेडिट लिख दिया, कैपिटल जब बढ़ेगा, इफ देयर इज इंक्रीज इन द कैपिटल तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। और इफ देयर इज डिक्रीज इन द कैपिटल तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला क्वेश्चन आईएमपी कर देना यार, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। ओके, चूज करेक्ट एंट्री ऑन शेयरिंग लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था
जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई पार्टनर को हम क्या करते हैं, एडमिट करते हैं, है ना, या फिर कोई पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर कर जाता है, किसी पार्टनर का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है ना। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। तो उस टाइम पर रिवैल्यू करने पर, पार्टनरशिप मतलब एसेट को रिवैल्यूएट करने पे जो कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, जो कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको हम कैसे शेयर करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन है। देखना, चूज द करेक्ट एंट्री ऑन शेयरिंग ऑफ लॉसेस। क्या लिखा है उन्होंने, लॉस लिखा है। देखो क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देख लेना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, अगर लॉस होगा तो भाई कैपिटल कम होना चाहिए ना, तो कैपिटल को कम करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे अपन बेटा, डेबिट। तो ढूंढना डेबिट में कैपिटल अकाउंट डेबिट कहां पे मिल रहा है, ये है क्या, नहीं। पार्टनर्स, देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट यहां पर है, देखो डेबिट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये रीवैल्यू, ये तो नहीं है। अब हमको चूज करना है बी या सी, क्या करना है, चूज करना है बी या सी, बिकॉज क्रेडिट में तो दोनों जगह पर क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देख लेना, एक्चुअली ये करंट अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या है, आंसर सी। कुछ नहीं, आपको जर्नल एंट्री ही पूछा था, बट उन्होंने क्या किया, एक साइड पे डेबिट अकाउंट टू बी डेबिटेड और एक साइड पे अकाउंट टू बी क्रेडिटेड दे दिया था। कुछ अलग है क्या, नहीं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बढ़िया, ओके, मजा आएगा, डोंट वरी। चलो अगला सेशन, अगला सेशन नहीं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक बात बताऊं, आप लोग ना इस लेक्चर को पॉज करके पहले इसका आंसर करना, पहले इसका आंसर करना। लेट मी टेल यू, आप में से ना, मैं किसी को कम नहीं समझ रहा हूं या फिर मेरा कोई चैलेंज नहीं है, आप में से ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट इसको गलत सॉल्व करेंगे, मतलब परहैप्स उनका आंसर रॉन्ग हो जाए। कितने परसेंट, ऑलमोस्ट 70%। ओके, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमको क्या चूज करना है, यहां से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कैश एंड ट्रेड अकाउंट, देखना क्या बोलता है, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे एक बात बताना, हमने तो भाई कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमको पता है, बट ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन तो खत्म, गलत है। बोनस पेड टू लॉयल एम्प्लॉइज, देख लेना, तो जब एम्प्लॉइज अपने लॉयल एम्प्लॉइज होते हैं ना, तो हम उनको बोनस दे देते हैं। बोनस पेड टू द लॉयल एम्प्लॉइज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल बराबर है। दिस इज द ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोनस की एंट्री होनी चाहिए। लॉयल्टी ऑफ सीनियर मैनेजर, लॉयल्टी ऑफ सीनियर मैनेजर, कि भाई कोई सीनियर मैनेजर है, वो हमारे बिजनेस के साथ, हमारे साथ बहुत लॉयल है, उसकी लॉयल्टी इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अरे भाई मुझे बात बताना, हमारा मैनेजर लॉयल है तो उसकी लॉयल्टी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं क्या, नहीं करते, करते क्या, नहीं करते। क्यों, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भैया, कौन सा कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन एंड उन्हीं इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, पैसे के फॉर्म में, दैट इज मॉनिटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो लॉयल्टी को हम थोड़ी ना पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं। इसका मतलब देखो, अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट, और ये थर्ड वन क्या है, इनकरेक्ट। देखते नीचे कुछ है क्या, चल और एक दिया, द बैलेंस ऑफ ओके, द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, इसके ऊपर जरा सोचना, बड़ा खतरनाक ऑप्शन दिया है ये आपको पता है, हम जब सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे, मतलब सब्सिडरी बुक्स का जो चैप्टर है, छोटा चैप्टर, उस चैप्टर में से ना कैश बुक करके एक अपना पॉइंट आएगा, उस कैश बुक में ना एक कॉलम आता है कैश बुक का, ओके, उसमें ना हमको और एक कॉलम मिल जाएगा डिस्काउंट का, है ना। डिस्काउंट ये आपको डेबिट साइड पे भी मिलेगा, डिस्काउंट आपको ये क्रेडिट साइड पे भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर हम इनको ना डेबिट क्रेडिट का बैलेंस करते हैं, तो लेट मी टेल यू, हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते, बिकॉज इन अकाउंट की कोई बैलेंस निकलती नहीं है, दे आर मेयरली टोटल, दे आर मेयरली टोटल।
मतलब डेबिट साइड का टोटल उठाएंगे, जो टोटल है उसको उठाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे, और क्रेडिट साइड की जो कोई मतलब अमाउंट डिस्काउंट की अमाउंट है उसको उठाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किधर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसलिए बेटा ये वाला ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जरा देख लेना, अब हमको चूज करना है कि यार करेक्ट वन कौन सा है। तो देख लेना सेकेंड वन इज द सेकेंड वन। एक मिनट देख लेना, पहला क्या बोलता है, ट्रेड एंड ओके ये तो गलत हो गया। बोनस पे टू द एम्प्लॉय विल बी करेक्ट, ओके दिस इज द राइट वन। लॉयल्टी ऑफ सीनियर एम्प्लॉयर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट रिगार्डिंग, ये भी गलत है, राइट सही किया हमने। ओके बैलेंस ऑफ डेबिट, ओके ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 ओनली। ओके चलो, तो बेटा ये जो टीसीएस आईबीपीएस पैटर्न में ना कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा सेट 1 था, इसलिए मैंने ना आपको यहाँ पे ना सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए। ऐसा नहीं कि किसी टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, टाइप ऐसे ही रहेंगे क्वेश्चन के, मतलब आप लोगों को ना आपकी मेन एग्जाम के अंदर भी इसी टाइप के, एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इससे कुछ अलग आने वाला है क्या? नहीं, इससे कुछ अलग नहीं आने वाला है। ओके, होप सबको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखना, किसी भी एग्जाम के, मतलब अगर किसी भी एग्जाम को अगर आप लोगों को क्रैक करना है तो सबसे पहले ना हमको ना 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी? सबसे पहले तो हमारा जो सिलेबस है ना, हमारा जस्ट मिनट, हमारी जो सिलेबस है, अरे यार ये पेन टैब मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हमारा जो सिलेबस है वो एकदम ऑन टाइम 100% सिलेबस कवरेज होनी चाहिए। सेकंड, हमारी जब तक हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी ना तब तक हम टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक हमको ये अंदाजा नहीं लगेगा कि हम कहां पे सही हो रहे कहां पे गलत हो रहे। और जब तक हम टेस्ट पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे, टेस्ट पेपर अटेंड नहीं करेंगे, खुद का असेसमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सबके लिए हमको करना क्या पड़ेगा पता है? आप लोगों को अगर पॉसिबल है तो, सबके लिए नहीं, अगर पॉसिबल है तो आपको, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे ही पढ़ो, आपकी इच्छा, आप जिससे चाहे उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ना पक्का यार, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और ये चांस हाथ से मत जाने देना। 150 में से 110 मार्क्स तो आपको कोर कॉमर्स की पोर्शन से मिलने वाले, जहां पर ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि आपको यहाँ पे आराम से 100 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को एक प्रॉपर क्या करना चाहिए पता है, एक बैच करना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट का अटेंड करो, और फुल क्या बोलते हैं उसको, फुल लेंथ टेस्ट भी अटेंड करो, और प्रॉपर रिवीजन कर देना, सक्सेस आपकी है। ओके चलो ठीक है, तो इस बात के साथ आज के लिए अपन यहीं पे रुक जाते हैं। ओके चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस में।